हेलो दोस्तों, आपका हिंदी मानसविद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं नेहा अपने चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। 1000 प्रश्नोत्तरी सीरीज के अंतर्गत मैं आज पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत आने वाले टॉपिक अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत लेकर प्रस्तुत हूँ। और ये नेट जेआरएफ यूपी टीजीटी पीजीटी और अन्य हिंदी परीक्षाओं के सिलेबस में भी लगा हुआ टॉपिक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ही सहायता मिलेगी। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अरस्तू का समय काल है 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक, 342 से 330 ईसा पूर्व तक, 355 से 321 ईसा पूर्व तक और 383 से 320 ईसा पूर्व तक। यहाँ पर पहले मैं एक डाउट क्लियर करना चाहती हूँ। ये जो ईसा पूर्व लिखा गया है इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, और जो इसमें शताब्दी के जो वर्ष दिए गए हैं वो प्रायः बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए क्रम की तरफ चलते हैं और अंततः एक ईस्वी से इसकी एक ईस्वी से शुरुआत मानी जाती है, ईस्वी शताब्दी की। और ये क्या है, ये ईसा पूर्व की शताब्दी है, इसीलिए बढ़ते क्रम से घटते हुए क्रम में दिखाई गई है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 384 से 322 ईसा पूर्व, जो कि अरस्तू का समय काल माना जाता है। अगला प्रश्न है, अरस्तू की प्राप्त रचनाएं हैं। ऑप्शन में है 3, 5, 400 या फिर 100 रचनाएं। तो इसमें वैसे तो इनकी 3 प्राप्त रचनाएं हैं और इसका जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लेकिन माना जाता है कि इन्होंने कुल 400 रचनाएं लिखी थी, जिसमें कि वर्तमान समय में इनकी 3 रचनाएं ही प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है, पेरिपोटिक्स किससे संबंधित रचना है, या फिर इसे हम पेरिपोएटिकेस भी कह सकते हैं। काव्यशास्त्र, भाषण शास्त्र, संवाद या फिर नाटक। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये काव्यशास्त्र से संबंधित रचना है। अगला प्रश्न है, तेख नेख ऋतुरिकेश किससे संबंधित रचना है। नाटक, काव्यशास्त्र, भाषण शास्त्र या फिर त्रासदी। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भाषण शास्त्र। अगला प्रश्न है, अनुकरण का यूनानी नाम है। मिमेसिस, कैथारसिस, स्टिलीज या फिर कर्सोसिस। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मिमेसिस का हिंदी नाम अनुकरण है, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अनुकरण का यूनानी नाम मिमेसिस है। प्रश्न संख्या 6 है, अरस्तू के अनुसार अनुकरण कितने रूपों में होता है। 3, 4, 5 या फिर 6। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अरस्तू के अनुसार अनुकरण 3 रूपों में होता है। अगला प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित है कि अनुकरण के 3 रूप हैं, प्रतिमान रूप, संभाव्य रूप, आदर्श रूप। दूसरा है गौण रूप, प्रतिमान रूप या फिर आदर्श रूप। तीसरा है आदर्श रूप, संभाव्य रूप या फिर ऐच्छिक रूप, या फिर चौथा है आदर्श रूप, गौण रूप या फिर संभाव्य रूप। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रतिमान रूप। प्रतिमान रूप अरस्तू के अनुकरण में वो है मित्रों, जैसे कि किसी भी कवि ने कोई सूर्य किसी तो नहीं, मान लीजिए सूर्य को देखा तो उसने जैसा का तैसा वर्णन अगर अपने काव्य में किया तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिमान रूप हो जाएगा। अगर संभाव्य रूप को हम देखें तो कवि एक कल्पना करता है कि ऐसा हो सकता था, अर्थात वो कह सकता है कि सूरज इस प्रकार से हो सकता था, तो वो क्या है, संभाव्य। उसमें क्या दिखाया जा रहा है, उसमें संभाव्यता दिखाई जा रही है। आदर्श रूप वो है जिसमें कि कवि कहता है कि उसे ऐसा होना चाहिए, वो अपने कवि कर्म के हिसाब से ऐसा बोलता है। अगर अरस्तू को इसमें हम देखें तो प्रतिमान रूप को उन्होंने त्याज्य बताया है, संभाव्य रूप को उन्होंने मध्यम बताया है और आदर्श रूप को उन्होंने सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया है। उम्मीद करती हूँ कि बातें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। अगला प्रश्न है, अरस्तू अनुकरण के सिद्धांत में गलत मत है। अरस्तू मानते हैं कि कलाकार प्रकृति का सीधा अनुकरण नहीं करता बल्कि वह सृजन प्रक्रिया का अनुकरण करता है। बात सही है। अरस्तू के अनुसार कविता जगत की अनुकृति है एवं मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है, ये बात भी एकदम सही है। तीसरा है, अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक होती है, ये भी एकदम सही है। चौथा है, मनुष्य अनुकृत वस्तु में मूल का सादृश्य देखकर आनंदित होता है, ये बात भी सही है। और इनमें से कोई नहीं, अर्थात इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, सभी कथन सही हैं। और इन कथनों के माध्यम से आपको अरस्तू के जो अनुकरण के जो सिद्धांत हैं उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिली होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, अरस्तू के अनुसार काव्य कला का सर्वश्रेष्ठ रूप है। नाटक, त्रासदी, विरेचन या फिर कॉमेडी। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अरस्तू के हिसाब से जो काव्य कला का सबसे सर्वश्रेष्ठ रूप है वो क्या है, नाटक है।
अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार कवि अपनी रचना में अनुकरण कैसे करता है? श्रेष्ठतम या फिर हीनतर, उत्तम या फिर अधम, उच्च या नीच या फिर मध्यम या फिर अधम? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा व्याख्या करना चाहूँगी। मान लीजिए कवि ने अपनी रचना में मान लीजिए किसी की जब अनुकृति की, तो वो जो कवि है वो उस अनुकृति को या तो बहुत ही श्रेष्ठ दिखाएगा या तो बहुत ही हीन दिखाएगा। अर्थात वो ज्यों का त्यों वर्णन नहीं करता है, उसकी अनुकृति नहीं करता है, हम उसे या तो श्रेष्ठ दिखाता है या तो उसे हीन दिखाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के प्रमुख दोष कौन से हैं? इसे मैंने डायरेक्ट उत्तर के रूप में रख दिया है क्योंकि ये पॉइंट में लिखने के बाद समझ में उतनी अच्छी तरीके से नहीं आ पाते। तो यहाँ पे इस टॉपिक को क्लियर करना है, ना कि सिर्फ घास काट के अपना काम नहीं निकालना है। तो उत्तर में देखते हैं, अरस्तु ने कवि की निर्माण क्षमता पर तो बल दिया है, पर जीवन के विभिन्न अनुभवों से निर्मित कवि की अंतश्चेतना के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। ये क्या है? अनुकरण सिद्धांत के दोष है। इसे अगर हम थोड़ा सा व्याख्या करके देखें तो जो कवि की निर्माण क्षमता है, उसे काव्य कला कैसे करना चाहिए, अनुकृति कैसे करनी चाहिए, इस पर तो अरस्तु ने बहुत अच्छे तरीके से बल दिया। लेकिन जो जीवन के उसके विभिन्न अनुभव है, कहने का मतलब जो कवि अपने जीवन का जो अर्जित उसका अनुभव है, अच्छा है बुरा है, उससे निर्मित जो कवि की अंतश्चेतना अर्थात उसकी जो परिकल्पना है, उसके बारे में अरस्तु कुछ भी नहीं कहते हैं, और ये इनके अनुकरण सिद्धांत का प्रमुख दोष है। दूसरा है कि अरस्तु ने आंतरिक अनुभूतियों के अनुकरण की बात भी कही है जो कि असंभव है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि अगर हम कविवर निराला की अंतर प्रकृति का अगर हम अनुकृति करना चाहें तो क्या वो हो सकता है? हम कभी निराला नहीं बन सकते, ना प्रेमचंद बन सकते हैं, ना महादेवी वर्मा बन सकते हैं। तो ये भी इनके अनुकरण सिद्धांत की बहुत बड़ी त्रुटि है। तीसरा है कि अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है वो वस्तु तत्व पर तो अधिक बल देता है, लेकिन जो भाव तत्व है उस पर मौन है। कहने का मतलब कि जो भाव पक्ष है एक कवि का, उसके क्या गुण दोष हो सकते हैं, उस पर अनुकरण सिद्धांत कुछ नहीं बोलता है अरस्तु का। और चौथा पॉइंट मैंने रखा है कि वर्तमान समय में जो अनुकरण का कोई महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि इस समय सभी लोगों को पता है, हिंदी पढ़ने वालों को, कि कल्पना को ज़्यादा महत्व दिया गया है। अगला मैंने रखा है कि प्लेटो एवं अरस्तु के अनुकरण में जो मुख्य अंतर है वो क्या है, तो उसे हम एक बार देख लेते हैं। प्लेटो ने अनुकरण का अर्थ हूबहू नकल से बताया था। प्लेटो क्या कहते थे कि अनुकरण क्या है? कोई भी जो मुख्य वस्तु व्यक्ति विशेष है उसका हूबहू नकल करते हैं, वो क्या हो जाता है? अनुकरण हो जाता है। लेकिन अरस्तु अनुकरण का मतलब क्या निकालते हैं? पुनः सृजन का पर्याय, अर्थात वो एक नए सिरे से किसी भी वस्तु विशेष के बारे में अपना जो कवि है वो उसका अनुकृति करता है। दूसरा है, प्लेटो का मानना था कि कला अनुकृति की अनुकृति है, जबकि अरस्तु के अनुसार कला का वस्तु का पुनः प्रस्तुतिकरण है। वही बात है कि और प्लेटो मानते थे कि जो कला है वो एक अनुकरण के द्वारा जो बनता है वो है, और अनुकृति क्या है? काव्य, ये उसकी तीसरी अनुकृति है। वो कहते हैं ना कि इसका अनुकरण सत्य से तिगुनी दूरी पर है, तो वही बात है इस पॉइंट में। और जबकि अरस्तु क्या मानते हैं कि कला वस्तु का पुनः से प्रस्तुतिकरण करता है, अर्थात वो उसे नए सिरे से प्रतिपादित करता है। प्लेटो ने कलाकार को अनुकर्ता बताया था, जबकि अरस्तु क्या बताते हैं? उसे करना वाला अर्थात कर्ता बताते हैं। अगला है, प्लेटो ने कला को नैतिक, आदर्शवादी एवं उपयोगितावादी दृष्टिकोण से देखा था, जबकि अरस्तु ने सौंदर्यवादी दृष्टिकोण से देखा है। सुपर मोस्ट है, यह आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि चलिए बताइए प्लेटो ने कला अनुकरण को किस नज़र से देखा था, जबकि अरस्तु ने किस नज़र से देखा था। तो ये सब बातें आपको गहनता से याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पीछे के 2 टॉपिक है, इसे मैंने प्रश्न उत्तर के रूप में नहीं रखा है, बल्कि इसे समझाने के लिए जिसे थोड़ा मैंने पॉइंट में रख दिया है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को आपकी अध्यापन जो आप लगे हुए हैं उसमें आपको बहुत ही उपयोगिता मिली होगी। तो बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।